अस्सलामुअलैकुम। चलिए, मैं फिर ग्रेड 2 शुरू कर रहा हूँ जिसमें स्टैंडर्ड्स हैं। तो आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड है IS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स। इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स IS 36। ये अर्लियर स्टेजेस में पढ़ा हुआ है। कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर FAR 1 पढ़ा था, तो ये FAR 1 में ये IS पढ़ के आए हैं। फिर जो उससे पहले पढ़ रहे थे उन्होंने FAR 2 पेपर में, ये उससे पहले FAR 2 में होता था, उन्होंने ये FAR 2 में पढ़ा हुआ है। और जो उससे भी पुराने पापी हैं तो उन्होंने तो पहले भी फाइनल में इतनी दफ़ा पढ़ा होगा। बहरहाल ये वो IS है जो नाम लेके रिपोर्टिंग के सिलेबस में शामिल है। ग्रेड 2 मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि उसमें 50 से 60 मार्क्स हैं और 3 सवाल समझ लें कि आएंगे ही आएंगे। तो उनमें से एक IS है IS 36। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंस की आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो पिछली 7 अटैम्प्ट्स हैं जो अभी अच्छा मेन डिस्कशन जो मैं बल्कि आपको भी कहूँगा जो मेन फोकस आप रखें ना, ये जो भी CFAB की अटैम्प्ट्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट गुजर जाने के बाद चूँकि एग्जामिनर चेंज हो गए होते हैं, लोगों की अप्रोच बदल गई होती है, तो बहुत ज़्यादा पुराने सवालों को देख के परेशान होने की बजाय कि अच्छा इतने अजीब सवाल भी होते थे, रीसेंट जो 5, 6, 7 अटैम्प्ट्स होती है ना, वो ज़्यादा रिफ्लेक्टिव होती हैं कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है। तो मैं अक्सर बातें आपसे कर रहा हुआ करूँगा पिछली 7 अटैम्प्ट, जब से CFAB शुरू हुआ है, विंटर 16, 2017 पूरा, 2018 पूरा, 2019 पूरा, तो ये 7 अटैम्प्ट्स बनती हैं। तो ज़्यादातर डिस्कशन मेरी इन पे हो रही हुआ करेगी, लेकिन इट डजेंट मीन कि मैंने आपको पुराने सवाल पास्ट पेपर के नहीं कराने, बिल्कुल करने हैं, प्रैक्टिस हमने करनी है, पुराने सवाल भी करने हैं, लेकिन वैसे पेपर के पैटर्न के तौर पे बात कर रहा हूँ कि जो रिसेंट ट्रेंड होता है वो ज़्यादा फेयर होता है। तो IS 36 की एग्जाम इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो पिछली 7 अटैम्प्ट्स गुजरी हैं, इनमें कोई 3 दफ़ा तो ये टेस्ट हो ही गया हुआ है। और इसके अलावा इसका थोड़ा बहुत आप इम्पैक्ट देखेंगे, कंसोलिडेशन में भी ये पॉइंट आया करेगा। इसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन तकरीबन आपने कैफ में पढ़ा हुआ है, और जिन्होंने उससे पहले FAR 2 पढ़ा था तो उन्होंने आधे से भी ज़्यादा पोर्शन पढ़ा हुआ है। तो इसलिए जितना पोर्शन पढ़ा हुआ है वो तो मैं क्विकली गुजारूंगा, बताऊंगा, लेकिन बस क्विकली बता के गुजरूंगा। वो मैं आपको ज़बानी समझाता जाऊंगा, और आप इसमें जो IS 36 है उसका मैंने PDF अपलोड कर दिया हुआ, उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अभी इस लेक्चर में तो आप वो फाइल सामने रख लें, अगर प्रिंट आउट ले सकते हैं प्रिंट आउट ले लें, फ़ायदा होगा आपको, तो वो सामने रख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। तो जो चैप्टर मैं शुरू किया करूंगा उसके मैं ये लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस ये अपलोड कर दिया करूंगा शुरू में ही। तो वो आपने प्रिंट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल लीजिए, अगर सॉफ्ट कॉपी सामने खोलनी है तो सॉफ्ट कॉपी सामने खोल लीजिए। तो मैं आपको जो चीज़ें समझाता जाऊंगा उसमें से पढ़ाता जाऊंगा ताकि लिखने का टाइम बचे और हम 160 घंटों के अंदर तकरीबन अच्छी तरह कंफर्टेबली ये कोर्स ख़त्म कर सकें। जो समझाने वाली बात होगी ज़्यादा गहराई में, उस पर मैं कुछ बोर्ड पे भी लिख दिया करूँगा, कोई दरख्त बना दिया करूँगा या कुछ फिगर्स का इस्तेमाल कर दिया करूँगा। और जो ज़्यादा टेक्निकल समझाने वाली बात नहीं होगी वो मेरे अल्फाज, मेरी बात गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और फिर जो जहाँ से पढ़ने को कहूँ उसको फिर जल्दी पढ़िएगा भी। ये जो आपको मैंने नोट्स दिए हैं ना, ये इसलिए नहीं दिए कि अच्छा बस ठीक है अब जो सर ने पढ़ाना था वो दे दिया और आप ना सुने, साथ कोई और साइटें खोल के बैठ जाएं, इधर मैं बोले जा रहा हूँ, उधर आप लूडो खेल रहे हैं बैठ के, तो फिर सिर्फ इस वजह से कि बस दे ही दिया जो पढ़ना है, नहीं, समझाना भी ज़रूरी है। तो मेरे साथ साथ पढ़िएगा, जो जो पॉइंट कहूँ वो आपने पढ़ना है। अभी बेशक आप मुझसे 7 सवाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर मेरे साथ, क्योंकि मेरे सामने जो टीए बैठा हुआ वो अभी पढ़ा करेगा और उसको जो अभी मसला आया करेगा मुझसे भी पूछ लिया करेगा। तो आपको अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा चाहिए तो बेटा साथ साथ पढ़िएगा। चलें उसमें खोलें पेजेस। सबसे पहले स्कोप है। स्कोप का कॉन्सेप्ट ये है कि हर IS में तकरीबन स्कोप हुआ करेगा। स्कोप ये होता है, इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर किसी इलाके में कोई क्राइम हो गया और बेशक वहाँ से पुलिस वाले गुजर भी रहे थे और वे ये सोचें भी कि अच्छा ये तो हमें इस क्राइम में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए,
तो फिर देखा जाएगा कि किस इलाके के थाने का केस है, और जब उस इलाके का पुलिस थाने वाले लोग पहुंच जाएंगे तो ये जो अपनी तरफ से हीरो बन रहे थे उनके कहेंगे जी आप चले जाइए, हमारे इलाके का केस है, तो वो जो दूसरे पुलिस वाले आए थे वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो स्टैंडर्ड्स में बाज चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में लगता है कि ये तो फलाने स्टैंडर्ड भी हो सकता है। जैसे इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, पढ़ा हुआ है पहले आप लोगों ने, कि हम जिस एसेट को अपनी बुक्स में दिखा रहे हैं उसको हम बढ़ा चढ़ा, औकात से बढ़ा चढ़ा के ना बताएं। जितनी वैल्यू पे बुक्स में शो हो रहा है क्या वाकई उससे इतने बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे, ये कॉन्सेप्ट है ना इंपेयरमेंट का। तो इन्वेंट्री के बारे में भी ये ख्याल आ सकता है कि इन्वेंट्री हमने जितने की बेचनी है क्या इतने पैसे मिल जाएंगे कि जितनी हमारी कॉस्ट है वो पूरी हो जाए, तो कॉन्सेप्ट तो वही है। लेकिन इन्वेंट्री के बारे में IS2 करेगा जो करना है, यानी IS2 पुलिस का केस है, तो IS36 फिर इन्वेंट्रीज के मामले में बोलेगा नहीं। तो ये स्कोप होते हैं कि जो स्टैंडर्ड लिखे गए हैं वो किन एरियाज को कवर कर रहे हैं और किन को दूर से गुजर रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा केस नहीं है। तो स्कोप से मुराद है कि ये इन पे अप्लाई नहीं होना, इन्वेंट्रीज पे IS36 नहीं अप्लाई होना। फिर हम लोगों ने जो IFRS 15 पढ़ना है, आपके सिलेबस में IFRS 15, जिन्होंने पिछले कुछ 4 साल के अंदर अंदर कैफ पढ़ा है तो ये उसके सिलेबस में भी पढ़ा होगा उन्होंने, लेकिन ये फाइनल लेवल पे भी फुल फ्लेज है और मैं फिर जीरो से पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड IAS है। तो ये आपके सिलेबस के अंदर नाम के साथ लिखा हुआ है IFRS 15, तो उसमें अगर हम कोई एसेट बनाएंगे तो उस पर IS36 नहीं लगेगा। इसी तरह से IS12 भी हमने पढ़ना है, ये कैफ में भी पढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ भी पढ़ना है और एडवांस लेवल पे पढ़ना है। इसमें भी जो एसेट्स हैं उन पे IS36 नहीं लगेगा। फिर IS19 एक चीज़ है, मजे का स्टैंडर्ड है वैसे, एम्प्लॉय बेनिफिट्स का बहुत लॉजिकल किस्म का स्टैंडर्ड है, उसमें भी कुछ एसेट्स होते हैं उन पे भी IS36 नहीं लगा। फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जिन लोगों ने पिछले साल 1.5 साल के अंदर कैफ पढ़ा है तो ये FAR2 में अब शिफ्ट हो चुका हुआ है, शिफ्ट नहीं थोड़ा बहुत चखने के लिए FAR2 में डाल दिया हुआ है, और फाइनल में तो ये है ही है और बड़ा ही कमाल किस्म का टॉपिक है, बहुत एडवांस टॉपिक है और इस पर भी अभी काफ़ी क्लासेस लगनी है। यानी फाइनल के बड़े टॉपिक्स में से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी एक है, तगड़े टॉपिक्स में से, जाबर किस्म के टॉपिक्स में से। तो ये जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पे IS36 नहीं लगेगा क्योंकि उनका ये पुलिस केस नहीं, ये उनके इलाके की पुलिस जाने। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर होती है IS40, तो उसको चूंकि IS40 डील करता है तो IS36 उस पर अप्लाई नहीं होगा। बायोलॉजिकल एसेट्स हैं ये अरे ये 40 लिखा, ये बल्कि मैं ठीक कर देता हूँ, आप इसको 41 कर लो, ये क्लास वालों को तो मैं ठीक करके डाल देता हूँ। IS41 है बायोलॉजिकल एसिड्स, इन पे भी अप्लाई नहीं होता। फिर इसके अलावा जो IFRS 17 है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन पे अप्लाई नहीं होता। फिर IFRS 5 ये एक अलग, दिखने में ये इम्पेयरमेंट जैसा ही होता है, इसमें जो रूल्स हम लोग पढ़ेंगे ना IFRS 5 में ये इम्पेयरमेंट की तरह के, लेकिन IS36 उन पे नहीं लग रहा। तो ये IAS हैं जिन पे IS36, ये एरियाज हैं जिन पे IS36 नहीं लग रहा। अच्छा फिर IS36 किसकी बात कर रहा है, सारे तो निकल गए। तो IS36 में जो एसेट्स हैं मेनली ये कौन से हैं, मेनली हैं ये PPE, मेनली हैं ये इंटेंजिबल एसेट्स, मेनली है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कौन सी, कॉस्ट मॉडल वाली। ये वो मेन टॉपिक्स हैं जिन पे IS36 लग रहा है। PPE, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, IS16 ये नहीं पढ़ाना मैंने फाइनल में, ये IS16 नहीं फाइनल में दोबारा पढ़ाना। ये इंटेंजिबल भी आपने खुद ही पढ़ना है, ये आपने FAR2 में पढ़ा हुआ है, आसान सा IAS है, ये आपने खुद ही पढ़ना है। हाँ इसमें एक SIC एक चीज़ है, SIC 32, वो देखूंगा, वो मैं इखलाकन रिवाइज करा दूंगा, वरना बेटा IS38 तो आपने खुद ही पढ़ना है। तो ये जो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स है इसमें एसेट्स से मेनली ये मुराद है, बाकी फाइनेंशियल एसेट्स वगैरह पे IS36 नहीं लगता। तो हम जब भी IS36 की बात कर रहे होंगे हम मेनली इनकी बात कर रहे होंगे। चलें स्कोप से आगे चलते हैं। स्कोप से आगे पहले पेज के एंड पे देखिए एक हेडिंग दी हुई है कि हम ये कैसे पहचाने कि क्या एसेट इम्पेयर्ड तो नहीं है। और इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका, इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एसेट हम बुक्स में शो कर रहे हैं क्या वो औकात से बढ़ा के तो शो नहीं कर रहे। कहीं ऐसा देखिए, एसेट होता क्या है,
एसेट होता है हमारा वो रिसोर्स जिस पे हमारा कंट्रोल है और उससे हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो हम अगर एसेट को बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं 4 मिलियन, तो क्या इतने बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे या हम बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं? तो इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये इंश्योर कर लें कि एसेट कहीं बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताया जा रहा, इससे इतना मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो इनसे इंश्योर किया जाता है कि एसेट की जो कैरिंग अमाउंट है वो उसकी रिकवरेबल यानी जो फ्यूचर बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनसे कहीं बढ़ा चढ़ा के तो शो नहीं हो रहा। ये ऑब्जेक्टिव है इंपेयरमेंट का। तो एसेट्स की कैरिंग अमाउंट को कंपेयर किया जाता है उसकी रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल जो फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने हैं, अगर फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने ज्यादा है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर फ्यूचर बेनिफिट्स थोड़े मिलते नजर आ रहे हैं, एसेट ज्यादा बुक्स में वैल्यू पे लिखा है, तो उसको कहा जाएगा कि एसेट इंपेयर हो गया है, हमें इसको राइट डाउन करना पड़ेगा। तो हम पेज नंबर 1 में एंड पे एक ब्लैक लाइन मैंने लिखी हुई है, आइडेंटिफाइंग एन एसेट दैट मे बी इंपेयर्ड। हम ये कैसे पहचाने कि एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया? यानी हम इसकी कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल से कंपेयर कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं रिकवरेबल होती क्या है। रिकवरेबल अमाउंट होती है 2 में से हायर। ये चूंकि पुरानी पढ़ी हुई बातें ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। फाइनल में हर टॉपिक ऐसे नहीं करूंगा, जो गहराई समझाने वाली बात होगी इंशाल्लाह समझाऊंगा। ये चूंकि पहले पढ़ी हुई चीजें, ठीक है ना कमाल, ये इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता के गुजरूंगा। तो रिकवरेबल अमाउंट पेज के बिल्कुल एंड पे, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? 2 चीजों में से हायर, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और एक वैल्यू इन यूज। तो उनमें से जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है। और रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करना इंपेयरमेंट टेस्ट होता है। रिकवरेबल अमाउंट है हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ये होती है रिकवरेबल अमाउंट, यानी रिकवरेबल जो भी मिलनी है। इसको ध्यान में रख लेते हैं। प्लांट को, हमें प्लांट से क्या बेनिफिट मिलेगा? या तो उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसके इस्तेमाल में क्या वैल्यू छुपी है? वैल्यू इन यूज। नहीं इस्तेमाल करना तो बेच देंगे, तो बेचने से क्या मिलेगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो 2 ही रास्ते हो सकते हैं ना बेनिफिट लेने के, या इस्तेमाल करें या बेच दें। जैसे वो ट्रक के पीछे लिखा ना, पार कर या बर्दाश्त कर, तो या तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो बेचो, दफा करो, निकालो उसको। तो या तो इस्तेमाल करना होगा तो बेनिफिट मिलेगा वैल्यू इन यूज, या फिर बेचना होगा तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो इन दोनों में से जो हायर है वो रिकवरेबल अमाउंट है, उसको कंपेयर किया जाएगा कैरिंग अमाउंट से। और अगर कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करते हैं तो इसको कहा जाएगा कि हम एसेट का इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। ये कब करना है? अगले पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 2 पे आइए, टॉप पे। ये कब करना है? अगर तो एसेट्स इन 3 में से कोई एक है, वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी लाइफ पता ही नहीं है, जिसको कहते हैं वो इंटेंजिबल एसेट जिसकी इनडेफिनेट लाइफ है, या फिर वो इंटेंजिबल एसेट जो अभी अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। ये आईएस 38 में पढ़ी हुई चीज है, ये आपने पढ़ी हुई आईएस 38 में। और तीसरी चीज है गुडविल, ये हम कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे। ये 3 एसेट्स ऐसे हैं जिनकी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल करनी चाहिए। हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग का क्या मतलब है? कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना। तो ये काम हर साल करना चाहिए इन 3 एसेट्स के लिए। जबकि इसके अलावा जो भी एसेट्स हैं तो उसमें हर साल टेस्ट की जरूरत नहीं है। जैसे कोई इंसान है ना, कोई मरीज है, कोई है ही शुगर का मरीज बेचारा, तो उसको पीरियोडिकली अपनी शुगर टेस्ट करते रहना चाहिए। अगर कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसको पीरियोडिकली अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि वो मरीज है। उसके अलावा जो फिट है तो वो रोज ऐसे ही टेस्ट कराता रहे, शुगर का, ब्लड प्रेशर का, नमूनिया का, कोरोना का, ऐसे ही कराता रहे टेस्ट। टेस्ट कब कराने चाहिए? जब बीमार हो, जब सिम्टम्स हो। तो वो एसिड्स जो ये 3 नहीं है, तो इनके लिए हर साल के एंड पे एंटिटी को चाहिए कि देख ले कुछ सिम्टम्स वगैरह तो नहीं है। अगर नहीं है तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो पेज 2 के ऊपर टॉप पे एक टेबल लिखा हुआ है, ये जल्दी से पढ़ लें।
जी ठीक है, चलें, कुमैल को मसला नहीं तो आप लोगों को भी मसला नहीं होगा। आगे है हेडिंग इंडिकेशंस, यानी सिम्टम्स क्या हैं। अभी तो मैंने कहा ना हम हर साल के एंड पे देखेंगे कि सिम्टम्स हैं तो टेस्ट करा लेने चाहिए। खांसी आ रही है टेस्ट करा लेना चाहिए, बुखार हो रहा है टेस्ट करा लेना चाहिए। या इसी तरह से जो जो बीमारियों के सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स हो तो डॉक्टर कहते हैं टेस्ट करा लो। तो कंपनी ने हर साल के एंड पे असेस करना है कि इनमें कोई सिम्टम्स तो नहीं है, अगर हैं तो टेस्ट कर लेना चाहिए। क्या टेस्ट कर लेना चाहिए? रिकवरेबल अमाउंट को कैरिंग अमाउंट से कंपेयर कर लेना चाहिए। अच्छा, अब ये सिम्टम्स क्या हैं? कुछ एक्सटर्नल हैं, कुछ इंटरनल हैं, और ये बिल्कुल सिंपल सी हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी हैं। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूँ। कुछ एक्सटर्नल इंडिकेशंस हैं। एक्सटर्नल क्या होती हैं? एक्सटर्नल ये होती हैं जो हमें बाहर के हालात से पता चल रहा होता है। जैसे अगर वो एसेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस एसेट की मार्केट में अचानक वैल्यू गिर गई, सिग्निफिकेंटली गिर गई, तो उसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है जो उसकी वैल्यू अचानक गिर गई है। अच्छा, इन सारी इंडिकेशंस के पीछे कॉन्सेप्ट क्या रखिएगा? कॉन्सेप्ट ये रखिएगा, रिकवरेबल अमाउंट क्या है? एसेट से मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स। तो अगर हम कहें कि एसेट इंपेयर है तो इट मींस हम कह रहे हैं कि इससे मिलने वाले फ्यूचर बेनिफिट्स थोड़े होंगे। तो ये जितनी इंडिकेशंस है ना, ये यही इंडिकेट कर रही होंगे कि इससे मिलने वाले बेनिफिट्स अब यकीनन थोड़े हो जाएंगे। तो अगर एसेट की वैल्यू मार्केट में गिर गई है तो कुछ गड़बड़ है। अगर ये एसेट मशीन है जिससे हम प्रोडक्शन किया करते हैं, तो अगर वो मार्केट में सस्ता हो गया तो यकीनन लोगों ने उससे बनने वाली चीजें भी खरीदनी छोड़ दी, तो कुछ मसला जरूर हुआ है। दूसरी इंडिकेशन है कि मार्केट में हालात खराब हो गए। जैसे बेस्ट एग्जांपल अभी कोरोना पेंडेमिक की है कि अभी मार्केट के ऐसे हालात खराब हुए, मार्केट के हालात खराब हो गए, इकोनॉमी के हालात खराब हो गए, लीगल एनवायरनमेंट के हालात खराब हो गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गई और उससे एंटिटी पे बुरा असर पड़ा। जो कि इसकी बेस्ट मिसाल अभी के हालात हैं। सबसे ज्यादा असर तो हमारे पे एजुकेशन इंडस्ट्री पे पड़ा है। स्टूडेंट नहीं है, बिल्डिंग के किराए पूरे जा रहे हैं, तो बुरा असर पड़ गया ना। तो ये इंडिकेशन है कि शायद एसेट से अब वो बेनिफिट्स ना मिल सकें। तीसरा पॉइंट, आपको याद हो शायद कि वैल्यू इन यूज निकालने का तरीका होता है फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करना। अब डिस्काउंटिंग के लिए डिस्काउंट रेट चाहिए, और जो मार्केट इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं डिस्काउंट रेट निकालने के लिए। और ये भी आपको पहले पता है कि अगर डिस्काउंटिंग करने के लिए डिस्काउंट रेट हायर होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम निकलेगी। तो अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, काइबोर वगैरह बढ़ जाते हैं, और हमें लगता है कि डिस्काउंट रेट तो बढ़ाना पड़ेगा, तो डिस्काउंट रेट बढ़ेगा तो उम्मीद है कि वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी तो रिकवरेबल अमाउंट शायद कम हो जाएगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है। और चौथी इंडिकेशन ये है कि कंपनी नेट एसेट्स मतलब इक्विटी, कि हमारी कंपनी की इक्विटी की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू वो ज्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं कि शेयर जितने का मार्केट में बिक रहा है, लेट से 45 रुपए, इनटू सारे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी पूरी कंपनी के शेयर्स सारे के सारे मार्केट में बिकते तो कितने के बिकते, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो अगर मार्केट में इक्विटी की वैल्यू कम चल रही है, बुक्स में हमने ज्यादा रखी हुई है, इसका मतलब मार्केट में उस कंपनी को कोई घास नहीं डाल रहा, इसका मतलब कंपनी तबाही के करीब जा रही है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए। ये एक्सटर्नल इंडिकेशंस हैं। इंटरनल क्या है? इंटरनल जो हमें खुद पता चल रहे हैं अंदर के हालात। क्या प्लांट ही उड़ गया, डैमेज हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अब कहां बेचारे ने वो बेनिफिट्स देने हैं? या फिर दूसरा कि हमने खुद ही एसेट के यूज में चेंज कर ली, हमने खुद ही चेंज कर लिया। हम पहले से प्रोडक्शन किया करते थे प्रोडक्ट ए की, अब हमने कहा चलो छोड़ो प्रोडक्ट बी बना लेते हैं इससे, और प्रोडक्ट बी इतना बिकता ही नहीं मार्केट के अंदर। या मैं कॉलेज की मिसाल दूं कि इस बिल्डिंग के अंदर सीए की क्लासेस होती थी, तो अब सोचा ऐसा करते हैं सीए कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, इस बिल्डिंग में सिर्फ एसीसी की क्लासेस कर लेते हैं। अब एसीसी की क्लासेस में उतना रेवेन्यू नहीं है, तो एंटिटी ने खुद यूज चेंज किया, और अब उस चेंज करने से एडवर्स इफेक्ट पड़ता नजर आ रहा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है। और तीसरी इंडिकेशन ये है कि जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। हमने एसेट खरीदा था, बड़े ख्वाब देखे थे कि इससे इतनी प्रोडक्शन किया करेंगे, तो ये वैसा रहा नहीं। तो ये भी एक इंडिकेशन है। किस चीज़ की इंडिकेशन है ये? कि एसेट कहीं इंपेयर तो नहीं हो गया, तो हमें इंपेयरमेंट टेस्टिंग कर लेनी चाहिए।
और तीसरा पोर्शन है, ये है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो ऐसा करते हैं इसको भी मैं रहने देता हूँ। जब कंसोलिडेशन पढ़ेंगे ना और बाद में वापस आके आप इसको खुद पढ़ लेंगे तो फिर समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें ना टिपिकली वो सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर और ये बातें हो रही हैं। तो अगर आप इसको फिलहाल इग्नोर कर दें तो कर दें इग्नोर, लिखा रहने दें, इसको पेज नहीं फाड़ देना। लेकिन ये जब आप लोग कंसोलिडेशन पढ़ लेंगे ना उसके बाद आप ये पेज जब दोबारा पढ़ेंगे तो फिर आ जाएगी समझ। तो इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या हुई कि हम लोगों ने 3 एसेट्स जो कहे थे उनको हर साल इम्पेयरमेंट टेस्ट करना है और बाकी हर साल सिम्टम्स देखने के। सिम्टम्स तो नहीं है, अगर नहीं है तो बस ठीक है, सब अच्छा है। लेकिन अगर सिम्टम्स हैं तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करनी चाहिए। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग क्या है? कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ठीक है, तो ये सारी पुरानी पड़ी हुई बात है जी। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, चलें ऐसे कह लें। अब आते हैं कि रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करनी कैसे, यानी वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो पेज 2 के आप एंड पे देखिए, एक हेडिंग है मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट। ये मैं फिर बता दूं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ये जो सारे आपके नोट्स हैं ना, ये मैंने आईएएस पढ़ के, आईएएस पढ़ूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा ना, सारे आईएएस में से वो निचोड़ करके छापा हुआ है उतना जितना कम से कम आपको पढ़ना चाहिए, जितना मैं कम से कम एक स्टूडेंट को पढ़ाऊंगा। तो ये आईएएस ही से कॉपी किया हुआ है, आईएएस की वर्डिंग है सारी। हाँ, कुछ चीजें हुआ करेंगी जो मैंने अपनी वर्डिंग बीच में आसान की होगी, वरना ये मेजॉरिटी आईएएस की वर्डिंग है। मेजरिंग रिकवरेबल अमाउंट, यानी रिकवरेबल अमाउंट अब हम मेजर करने लगे। रिकवरेबल अमाउंट क्या है इन दोनों में से? हायर। अगर कैरिंग अमाउंट 100 है और ये हम निकाल चुके हैं, ये 120 है। कैरिंग अमाउंट 100 है और ये हमने आसानी से निकाल ली 120 है। ये कैलकुलेट करने की जरूरत है या इसको कैलकुलेट करने पे टाइम ना जाया करें? क्यों? ये अगर इससे ज्यादा हुआ तो ये रिकवरेबल है, अगर ये इससे कम हुआ तो वो और ज्यादा होगा, यानी रिकवरेबल अमाउंट 120 से तो ज्यादा ही होगी ना। और हमें नजर आ रहा है कि एसेट हरगिज इंपेयर्ड नहीं है, तो अगर एक ही वैल्यू उससे ज्यादा आ गई तो दूसरी पे टाइम जाया नहीं करने की जरूरत है। ये आप पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें। जी पढ़ लिया? अच्छा, तो अगर एक ही ज्यादा आ गया तो दूसरे की जरूरत नहीं, ठीक है? ये मतलब है इसका कि नहीं? हाँ, नहीं, एक तरह से इम्पेयरमेंट टेस्ट हो गया ना, ये हमने कंपेयर किया तो टेस्ट ही किया ना। अच्छा, अगर इन दोनों में से हायर रिकवरेबल है, ये 130 है, ये 120 है, रिकवरेबल कितनी है? 130 है, 140। अगर किसी वजह से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं पता लग रही, वैल्यू इन यूज पता है, तो
इन दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, हम इसी को रिकवरेबल मान लेंगे। अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही ना, कोई बात नहीं, वैल्यू यूज पता है, काफी है ये रिकवरेबल। लेकिन अगर ये पता है और ये नहीं पता तो ये काफी नहीं है, हमें वैल्यू यूज लाजमी चाहिए। अगर नहीं पता तो इसके लिए कुछ और हल करने पड़ते हैं। तो पहले तो पॉइंट 2 पढ़िए, पेज 2 पे पॉइंट 2 पढ़े पहले तो। ठीक है, नहीं नहीं, ये तो देखो आपने याद क्या रखना है कि अगर फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही, आपको नहीं गिवन है, वैल्यू यूज गिवन है, तो बस ठीक है, काफी है, वैल्यू यूज से काम चल जाएगा। तीसरा पॉइंट समझे, अगर अच्छा हमने वैल्यू यूज अभी पढ़नी है, लेकिन आपको पुराना शायद याद हो, वैल्यू यूज होती है कि जब हमने एसेट को इस्तेमाल करना है तो क्या कैश आएगा, ये वैल्यू यूज होती है। अगर कोई एसेट हमने रखा ही बस बेचने के लिए हुआ है, अगर हमने एसेट बस बेचने के लिए रखा हुआ है, कोई खास इस्तेमाल नहीं है उसका, तो वैल्यू इन यूज उतनी होगी जितनी ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है, अभी बेचेंगे तो कितना नेट मिलेगा, वैल्यू इन यूज क्या है कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो कितना मिलेगा इस्तेमाल से और एंड पे बेचने से। तो अगर इसको हमने रखा ही सिर्फ बेचने के लिए और बस सिर्फ बिकना ही है, तो वैल्यू यूज भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के बराबर ही निकलेगी। तो अगर एसेट बेचने के लिए रखा हुआ है तो फिर वैल्यू यूज रहने दें, इससे काम चल जाएगा। ये अगले पेज पे पॉइंट 3 पढ़ लें। नहीं नहीं, अगर दी हुई है तो फिर तो नजर आ रही है ना। ये तो देखो पॉइंट 2 और 3 ये है कि अगर एक नहीं पता तो कैसे काम चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर ये नहीं पता तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये तब बातें हो रही हैं। अगर दोनों पता है तो फिर बस पता है, फिर जो दोनों में से हायर है वो रिकवर है पहले, फिर क्या मसला है। देखो अगर हमें ये फिगर नहीं पता, ये पता है, तो सवाल ये है कि कैसे काम चलेगा कि नहीं। इसी तरह ये नहीं पता, ये पता है, तो सवाल ये है कि इससे काम चल जाएगा कि नहीं। अभी ये बातें हो रही थी, अगर दोनों वैल्यूज पता है तो फिर तो ये बहस ही नहीं है ना। और चौथा पॉइंट समझ लें, चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि अगर हमें किसी एसेट की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पता है लेकिन वैल्यू इन यूज नहीं पता, ये तब होगा अगर इसको इस्तेमाल करने से कितना कैश आता है ये हमें पता ही नहीं है। वैल्यू यूज क्या होती है, वैल्यू यूज ये होती है कि जब एसेट को यूज करेंगे तो इससे कितना कैश मिलेगा। तो सारे एसेट्स थोड़ी हम जान सकते हैं कितना कैश कमा के देंगे। जैसे एक बिजनेस है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसकी बसेस चलती हैं मुख्तलिफ रूट्स पे, तो बस से कैश क्या आएगा, जो बस किराया कमाएगी पता है, लेकिन जो उस बिजनेस के हेड ऑफिस में फर्नीचर पड़ा होगा वो कितना कैश कमा के दे रहा है, वो थोड़ी कैश कमा के दे रहा है, वो तो सपोर्टिंग एसेट्स हैं। तो इसलिए वो एसेट जो कैश कमा के नहीं दे रहा, सपोर्टिंग एसेट्स हैं, हेड ऑफिस के फर्नीचर है, फिर उनकी वैल्यू यूज नहीं निकल सकती। उन बेचारों के लिए क्या करना पड़ता है, उन बेचारों के लिए हमें एक चीज आगे चल के पढ़ेंगे, कैश जनरेटिंग यूनिट्स, फिर हमें उन पे जाना पड़ता है, हमें कैश जनरेटिंग यूनिट्स पे जाना पड़ता है। वो जब कैश जनरेटिंग यूनिट्स पढ़ेंगे ना फिर पता चलेगा कि क्या होता है। तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसके बराबर ही होनी थी, तो हमने कहा यही रिकवरेबल है। लेकिन पॉइंट 4 में बेचने के लिए नहीं रखा हुआ, इस्तेमाल करना है, तो फिर वैल्यू यूज निकाले बगैर काम नहीं चल सकता।
फिर हमें कैश जनरेटेड यूनिट तक जाना पड़ेगा वैल्यू यूज निकालने के लिए, फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से काम नहीं चलेगा। हाँ, कुछ हालात में चल सकता है, कुछ हालात में कि अगर फेयर वैल्यू ही कैरिंग अमाउंट से ज्यादा है तो फिर जरूरत नहीं है वैल्यू यूज निकालने की। इसी तरह वही वाली बात कि अगर बेचने के लिए रखा हुआ है तो इसके बराबर ही होगा। नहीं, वही बात जो हम पहले कर चुके हुए हैं वही बात यहां दोबारा लिख ली। और मेन बात क्या है कि अगर ये हमारा इस तरह का एसेट नहीं है जो बस बेचने के लिए रखा हुआ है तो वैल्यू यूज के बगैर काम नहीं चलेगा। अगर वैल्यू यूज पता है तो बेस्ट है, नहीं पता तो हमें कैश जनरेटेड यूनिट तक जाना पड़ेगा। ये लिखा हुआ पॉइंट 4 के अंदर। अब इनकी डिटेल में आते हैं कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैसे निकलेगी और वैल्यू यूज कैसे निकलेगी। ये भी पहले पढ़ा हुआ है इसलिए मैं बस क्विकली बता के गुजर रहा हूं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नाम से लग रहा है कि एक होगी फेयर वैल्यू और एक होगी कॉस्ट टू सेल। तो फेयर वैल्यू में से जब कॉस्ट टू सेल लेस कर देंगे तो वो बन जाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। वाह, तो फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू का भी एक आईएस है जो हमने पढ़ना है। ये IFRS 13 है, ये पढ़ना है आपके सिलेबस में। आसान अल्फाज में फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि मार्केट वैल्यू, वैसे फेयर वैल्यू इज नॉट ओनली मार्केट वैल्यू, इसके और भी तरीके हैं, लेकिन अभी हमने IFRS 13 पढ़ना है तो फिलहाल आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए कि जब बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, इसको फेयर वैल्यू कहते हैं। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है लेकिन फिलहाल ऐसा कह सकते हैं जब तक हम IFRS 13 नहीं पढ़ लेते। तो फेयर वैल्यू क्या है कि जब एसेट को एक फेयर ट्रांजैक्शन में बेचा जाएगा तो कितने का बिकेगा। और कॉस्ट टू सेल, नाम से क्या लगता है कॉस्ट टू सेल, के बेचेंगे तो क्या खर्चा होगा। इनफैक्ट वो खर्चा जो बेचेंगे तो होगा और नहीं बेचेंगे तो नहीं होगा, वो कॉस्ट टू सेल है। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मैं पेज 3 पे हूं इस वक्त। फेयर वैल्यू मतलब जो एसेट बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, फेयर, मजबूरन नहीं, फेयर। और कॉस्ट टू सेल यानी कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, ये वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स हैं। इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि फलाना काम होगा तो खर्चे होंगे, फलाना काम नहीं होगा तो खर्चे नहीं होंगे। तो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल वो इंक्रीमेंटल खर्चे हैं जो एसेट बेचने की वजह से होंगे, लेकिन अदर देन फाइनेंस कॉस्ट और इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या, अगर हम प्लांट बेचेंगे तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन होगा, कैपिटल गेन होगा तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो क्या वो बेचने का खर्चा? नहीं, वो इनकम टैक्स बेचने का खर्चा नहीं। इसी तरह हमने अगर एसेट को बेचने के लिए कोई खर्चा करना है और वो खर्चा करने के भी पैसे नहीं है हमारे पास, तो लोन लेके खर्चा करना पड़ेगा। तो लोन लेके खर्चा करेंगे तो उस खर्चा करने पे इंटरेस्ट भी पड़ेगा, तो वो नहीं है कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। तो ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में फेयर वैल्यू बता दी मैंने, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल बता दिया। पहले ये दोनों पॉइंट पढ़ लें, फिर तीसरा समझाता हूं। हो सकता है वो, वैसे हाँ जी हो सकता है, वैसे वो नहीं, सेल टैक्स में दिया थोड़ी जा रहा होगा, सेल टैक्स में दे किसको रहे होंगे। अब तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट ये है कि हमने इसको नाम क्या दिया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वो जो कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल निकाली है वो हम फेयर वैल्यू में से लेस करेंगे तो ये कहलाएगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन कॉस्ट टू सेल की क्या क्या मिसालें हो सकती हैं, आगे देखिए वो मिसालें दी हुई हैं। लीगल कॉस्ट हैं, यानी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंटेशन होती हो तो उस पर लीगल खर्चा आएगा। स्टैम्प ड्यूटी है, ये भी डॉक्यूमेंटेशन खर्चे में शामिल है। फिर इसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन टैक्सेस, ट्रांजैक्शन टैक्सेस से मुराद ये है कि हो सकता है हम जो चीज़ बेच रहे हो तो LDA वाले इस पर कोई टैक्स लगा दें, DHA वाले को टैक्स लगा दें, तो ये ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं। इसी तरह अगर एसेट बेचना है और वो इंस्टॉल्ड है तो उखाड़ के लेके जाएंगे तो बिकेगा ना,
तो वो भी ज़रूरी बेचने का खर्चा है। तो ये खर्चे होते हैं जो कॉस्ट टू सेल, जो फेयर वैल्यू में से लेस होंगे। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, IAS 37 आपको आता है, IAS 37 नहीं पढ़ाऊंगा मैं यहां पर, IAS 37 प्रोविजंस वाला आपको आता है। उसमें एक चीज सीखी थी कि अगर प्लांट को हमने इंस्टॉल कर लिया और हमारा किसी भी तरह से वादा है, हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है कि हमें प्लांट को कल को उखाड़ना होगा, जगह खाली करके जाना होगा, तो उसके लिए एक प्रोविजन बनाई जाती थी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। तो अगर तो प्लांट के उखाड़ने की हम ऑलरेडी प्रोविजन बना चुके हुए हैं, अब वो प्लांट उखाड़ने का खर्चा कॉस्ट टू सेल में नहीं आएगा। पॉइंट 3 में देखिए, पहली लाइन में बोल्ड करके लिखा हुआ मैंने, दोबारा सुने। अगर हमने प्लांट को उखाड़ना था और उस पर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होने की वजह से हम पहले ही प्रोविजन बना चुके हैं प्लांट उखाड़ने की कॉस्ट की, तो अब प्लांट उखाड़ने का खर्चा कॉस्ट टू सेल में शामिल नहीं है, अदर देन दोज दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी। लेकिन अगर एज सच कोई प्लांट उखाड़ने का खर्चा ऑब्लिगेशन नहीं बनाई हुई, तो फिर प्लांट उखाड़ने का खर्चा भी कॉस्ट टू सेल की मिसाल है। नहीं करेंगे ना, नहीं, प्रेजेंट वैल्यू नहीं, अभी उखाड़ेंगे तो कितना खर्चा होगा वो खर्चा लेंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल होती है कि अगर अभी बेच दें तो कितने का होगा, उसमें सारा कुछ अभी का होता है। वो जो है वो तो होता था ना 20 साल बाद उखाड़ेंगे तो क्या खर्चा होगा, ये सारा अभी का है। ये हो गई फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अब आते हैं वैल्यू इन यूज पे। वैल्यू इन यूज का कॉन्सेप्ट समझिए। अगर एक एसेट की लाइफ 8 साल थी और हम अभी यहां खड़े हैं, 3 साल गुजर चुके हैं, हम अभी यहां खड़े हैं, हम ईयर एंड 30 जून 20 पे खड़े हैं और इसकी 3 साल यूजफुल लाइफ गुजर चुकी हुई है। कितने रह गए बाकी? 5। अब ये जो 5 साल है ये फ्यूचर है। 30 जून 20 पे खड़े होके इसकी नेट बुक वैल्यू है लेट से 500 मिलियन। अगर हम अब से ऑनवर्ड इसको यूज करते हैं, यानी बाकी 5 साल, तो इसके इस्तेमाल होने से जो हमें ये कैश देगा, नेट प्रॉफिट नहीं कह रहा, कैश इनफ्लो की बात कर रहा हूं, और उस कैश को कमाने के लिए इस पे खर्चे भी होंगे। जैसे आप जहन में मैंने भी मिसाल दी थी, बस की बात कर लेते हैं। 5 साल बस ने और रूट पे चलना है तो वो किराया कमा के देगी, कैश इनफ्लो। उस किराए को कमाने के लिए पेट्रोल का खर्चा आएगा, ड्राइवर कंडक्टर की सैलरीज होंगी, बस की मेंटेनेंस होगी, आउटफ्लो। 5 साल तक तो ये कैश इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो होगा। और जब 5 साल खत्म हो जाएंगे तो क्या करें, बस को बेच दें, फिर भी कुछ कैश आएगा। ये सारा कैश मिला के इसकी डिस्काउंटिंग करनी है। डिस्काउंटिंग क्यों करनी है उसकी भी कॉन्सेप्ट समझें। ये कब की वैल्यू है? तो जब ये वैल्यू एज ऑन 30 जून 20 है तो इसको जिस अमाउंट से कंपेयर करना है वो भी तो इसी दिन की वैल्यू होनी चाहिए, 50 साल बाद की तो ना वैल्यू होनी चाहिए, तो फेयर ही नहीं है। तो जो इसने अगले 5 साल में कैश कमा के देना है, हम इससे कंपेरेबल बनाने के लिए उस सब को समेट के यहां लाते हैं। तो एसेट को इस्तेमाल करेंगे तो जो जो कैश होगा, नेट इनफ्लो आउटफ्लो दोनों होंगे, उस नेट कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू, इसको वैल्यू इन यूज कहते हैं। तो वैल्यू इन यूज है कि अगर एसेट इस्तेमाल होगा तो उसको इस्तेमाल करने से एसेट कैश कमा के देगा, कैश कमाने के लिए कैश खर्च करना पड़ेगा, और एंड पे उर्दू वाला और एंड पे जब एसेट बेच दिया जाएगा तो उससे भी नेट कैश आएगा। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू इन यूज कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी, ये उठा के यहां तक नहीं, जिस दिन इंपेयरमेंट टेस्ट कर रहे हैं। वैल्यू इन यूज में पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लें। जी जी,
टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं जो हम लोगों को नौकरी से निकाल देते हैं, तो उनको कहते हैं भाई तुम फारिग हो, ये लो लाख रुपए रखो, चुप करो, निकलो यहाँ से। ये टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, ये हम लोग IAS 19 में पढ़ेंगे। तो वो जो टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं वो भी कॉस्ट टू सेल में नहीं है। ये लिखा हुआ है ना कि कॉस्ट टू सेल में ये शामिल नहीं है। हाउएवर टर्मिनेशन बेनिफिट्स आर नॉट डायरेक्ट इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो ये प्लांट उखाड़ने के खर्चे नहीं है। प्लांट उखाड़ दिया, अब मजदूर फारिग बैठे हैं, हम कह रहे हैं जाओ घर जाओ, फारिग क्यों बैठे हो, निकाल दिया नौकरी से उनको, तो उनको निकालने के लिए कंपनसेशन देंगे, वो टर्मिनेशन बेनिफिट्स कहलाते हैं, जो IAS 19 में पढ़ेंगे, कह सकते हैं, वो उसकी मिसाल है। अच्छा, वैल्यू इन यूज में पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ लें, समझा दिए आपको। उसके बाद फिर मैंने एक हेडिंग दी हुई है फ्यूचर कैश फ्लोज। उस फ्यूचर कैश फ्लोज में अगले पेज पे नंबर 3 है, ये भी बता दिया मैंने आपको। ये पॉइंट्स पढ़ लें, दोबारा सुनिए। पेज नंबर 3 के एंड पे है वैल्यू इन यूज, उसमें 1-2 पॉइंट ये बता दिया। फिर पॉइंट 2 के नीचे एक हेडिंग है फ्यूचर कैश फ्लोज। उस फ्यूचर कैश फ्लोज हेडिंग में अगले पेज पे चले जाएं और अगले पेज के टॉप पे पॉइंट नंबर 3 है, ये बता दिया। ये 3 चीजें पढ़ लें आप। वो जो लीज पे लिया होता है ना, वो भी इसी में फॉल कर रहा होता है, जो राइट ऑफ यूज होता है वो उसी में फॉल कर रहा होता है। डिस्काउंट रेट है, आपने कैप में बताया कि इस टाइम गिवन होगा, तो सर ये फाइनल में गिवन होगा या खुद निकालना होगा? गिवन होगा। इसमें ये जरूर हो सकता है डिस्काउंट रेट, क्योंकि डिस्काउंट रेट कैप में तो बस कहा था, बस ये गिवन होता है, लेकिन ये असल में निकाला कैसे जाता है, अब फाइनल में हम इस पर भी बात करेंगे। तो ये भी बात जाननी जरूरी है, क्योंकि हो सकता है 2-3 तरह के डिस्काउंट रेट दिए हों। उतना ज्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी। तो वैल्यू इन यूज का पॉइंट 1-2 पढ़ लें, और फ्री कैश फ्लोज का मैंने अभी पॉइंट 3 बताया है आपको। ये पढ़ लिया तो फिर मैं आगे चलता हूं। जी जी, यानी बस को 5 साल इस्तेमाल करना है, तो उन 5 साल इस्तेमाल होके जो कैश कमाएगी बस, ये ए वो है। बी वो है जो कैश कमाने के लिए उसको खर्चा करना पड़ेगा, पेट्रोल का और मेंटेनेंस का। और सी ये है कि जब एंड पे बस को बेचेंगे तो नेट कितना मिलेगा। और सी के नीचे एक डब्बा बना के लिखा हुआ, ये भी पढ़ लें। एस्टीमेट चेंज कौन सा? अच्छा, नहीं ये आगे बताऊंगा अभी बात, ये भी आगे करेंगे। ये जो नीचे डब्बे में लिखा है, ये बात समझ आनी जरूरी है। ये जो मैंने पॉइंट नंबर सी के नीचे जो नीचे डब्बा लिखा हुआ है, ये समझ लें।
रिकवरेबल अमाउंट निकालते हुए फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या होती है? अभी बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, नेट ऑफ क्या खर्चा आएगा, अभी बेचेंगे, कॉस्ट टू सेल में क्या क्या आएगा, फेयर वैल्यू कैसे होगी, जो भी इसके लिए रूल्स बताए। वैल्यू इन यूज निकालते हुए इन 5 साल इस्तेमाल करने के इनफ्लोज क्या आएंगे, ए, इन 5 साल में आउटफ्लोज क्या होंगे, बी, और सी क्या है, जब बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा, यही है ना। अब वो जो बेचेंगे तो नेट क्या मिलेगा ये वैसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे आज हम ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं। हम आज ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि आज बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, फेयर वैल्यू माइनस कौन कौन से खर्चे माइनस कर रहे हैं, जो बेचने पे जरूरी खर्चे आएंगे इनके में, वही है ना। यही काम हम इस दिन पे भी कर रहे होंगे, लेकिन फर्क क्या होगा, ये आज की फिगर्स हैं और ये 5 साल बाद की फिगर्स हैं। 5 साल बाद इतनी महंगाई हो गई होगी तो बस इतने की बिकेगी, ये वो फिगर है। तो वैल्यू इन यूज निकालते हुए हम इन 5 साल के इनफ्लोज, इन 5 साल के आउटफ्लोज और एंड पे नेट डिस्पोजल पे क्या मिलेगा वो कर रहे होंगे ना कैलकुलेट। तो नेट डिस्पोजल पे क्या मिलेगा ये ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे ये निकाला जाता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये हम आज कैलकुलेट कर रहे होते हैं आज की प्राइसेस, जबकि ये क्या कर रहे होंगे 5 साल बाद की प्राइसेस। ये लिखा हुआ डब्बे के अंदर। जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये लिखा हुआ डब्बे के अंदर। मैंने आपको वैल्यू इन यूज पढ़ाना शुरू किया है और वैल्यू इन यूज है फ्यूचर कैश फ्लोज की पीवी। तो इसमें अब दो बातें हो गई कि फ्यूचर कैश फ्लोज कौन से होंगे और दूसरा पीवी के लिए डिस्काउंट रेट क्या होगा। तो पहले मैं फ्यूचर कैश फ्लोज की बातें कर रहा हूं, जिनमें से एक बात बता चुका पेज 3 के टॉप पे, कि पेज 4 के टॉप पे, पेज 4 के टॉप पे नंबर 3 बता चुका। पेज 3 के एंड पे एक हेडिंग थी फ्यूचर कैश फ्लोज, उसके नीचे मैंने आगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट लिखे हुए ना, उनमें से 3 बता दिया मैंने। अब जो जो समझाता जाऊंगा वो कहता जाऊंगा वो पढ़ लीजिएगा। ये जो हम यहां पर अंदाजे लगा रहे हैं, ये अंदाजे हैं, ये यकीनन ऐसा ही होगा, अंदाजे हैं। हम 5 साल का जो बाकी रहता है उसके अंदाजे लगा रहे हैं। अब वो अंदाजे हो सकता है मल्टीपल हों, जैसे ये भी हो सकता है कि हम सोचें कि अगर तो हालात ऐसे ही रहे जैसे अभी हैं तो ये कैश फ्लोज होंगे, लेकिन अगर हालात थोड़े बेहतर हो गए तो ये कैश फ्लोज होंगे, लेकिन अगर और बेहतर हो गए तो ये कैश फ्लोज होंगे, लेकिन अगर और खराब हो गए तो ये कैश फ्लोज होंगे। तो जो अंदाजे लगा रहे हैं वो मल्टीपल सिनेरियोज में भी अंदाजे हो सकते हैं। तो फिर करना ये चाहिए कि हमें उन सारे सिनेरियोज का एवरेज निकाल लेना चाहिए। मिसाल से समझाता हूं, अगर हमने ये अंदाजा लगाया कि इन 5 साल में अगर एसेट को इस्तेमाल किया और हालात यही रहे जो अभी हैं तो इसकी वैल्यू इन यूज होगी लेट से 400, लेकिन अगर हालात बहुत अच्छे हो गए तो वैल्यू इन यूज होगी 700, लेकिन अगर हालात और माठे हो गए तो वैल्यू हो जाएगी 100। अब ये मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आ गई ना कि वैल्यू इन यूज ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। हालात अगर ऐसे हुए तो ये होगी, ऐसे हुए तो ये होगी, ऐसे हुए तो ये होगी। अब हम किसको वैल्यू इन यूज माने? तो हम एक दरमियान का हल निकालते हैं। वो दरमियान का हल क्या है? ये वैल्यू इन यूज होगी इस बात के 0.4 चांसेस हैं, ये वैल्यू इन यूज होगी इस बात के 0.5 चांसेस हैं, ये वैल्यू इन यूज होगी इस बात के 0.1 चांसेस हैं। सिंगल फिगर कैसे बनाएं उसको? समेशन पी एक्स कर लें, 400 इंटू 0.4, 700 इंटू 0.5 और 100 इंटू 0.1। ये है वैल्यू इन यूज। पेज 3 के एंड पे पॉइंट नंबर 1 पढ़ लें।
सर ये अंदाजे में दिए होंगे या अगर अभी डिफॉल्ट के अंदर एवरेज का फार्मूला नहीं दिए होंगे, नहीं दिए होंगे। ठीक है, अगर किसी एसेट की रिमेनिंग लाइफ 8 साल बाकी है, तो मैंने मिसाल थी ना, ये मिसाल बदल दी मैंने। अब किसी एसेट की 8 साल बाकी रिमेनिंग लाइफ है, हम यहाँ खड़े हैं अभी ईयर एंड पे 30 जून 20 और इम्पेयरमेंट टेस्टिंग हो रही है, हम वैल्यू इन यूज निकाल रहे हैं और रिमेनिंग लाइफ रहती है 8 साल। वैल्यू इन यूज क्या है? इन 8 साल के इस्तेमाल में कितना कैश इन होगा, कितना कैश आउट होगा, उसका नेट क्या बनेगा, एंड पे क्या बेच के आएगा, सबकी पीवी, ये वैल्यू इन यूज है। अब ये 8 साल के अंदाजे लगाने पड़ेंगे ना। तो होता क्या है कि अक्सर कंपनीज ने बजट्स बनाए होते हैं, ऑलरेडी बनाए होते हैं, 5-5 साल के बजट बनाए होते हैं। तो IAS 36 ये कह रहा है कि आप ऐसा करें कि ऑर्गेनाइजेशन ने बजट तो बनाया ही हुआ है, मैनेजमेंट ने अप्रूव भी किया हुआ है, तो आप उस बजट में इस बस के यकीनन कैश फ्लोज डाले होंगे इन्होंने, तो वो कैश फ्लोज आप उस बजट से उठा लें। 5 साल तक का बजट होगा, लेकिन बस ने तो 8 साल चलना है, तो जो बाकी 3 साल हैं उनको आप एक्स्ट्रापोलेट कर लें। एक्स्ट्रापोलेट से मुराद ये है कि कंपनी ने बजट बनाया हुआ था कि जो अब से ऑनवर्ड पहला साल है उसमें ये बस 300 कमाएगी, उससे अगला साल 400 कमाएगी, उससे अगला साल 430 कमाएगी, उससे अगला साल 470 कमाएगी, उससे अगला साल 500 कमाएगी। ये बजट बनाए हुए थे, ये फिगर्स तो बजट से उठा ली, अब रह गए अगले 3 साल। तो ऐसा करें कि इस 500 को ग्रो कर लें कि छठे साल में 5% ग्रो करेगा, यानी 500 को 5% बढ़ा लें, फिर 7वें साल 5% और बढ़ा लें, फिर 8वें साल 5% और बढ़ा लें। ये क्या किया हमने? बजट की फिगर्स ली और रिमेनिंग पीरियड के लिए एक्स्ट्रापोलेशन कर ली यूजिंग अ स्टेडी ग्रोथ रेट 5%, 5%, 5%। अगर मैनेजमेंट कहे नहीं 5 साल नहीं, हम तो 7 साल का बजट इस्तेमाल करेंगे, कर लें, मर्जी। IAS 36 ने कहा कर लो, ऐश करो। या फिर अभी मैंने मिसाल क्या दी कि आखिरी साल की फिगर को लेके 5% ग्रो किया, 5% ग्रो किया, 5% ग्रो किया। ये 5% मैंने क्या रखा? तीनों सालों में सेम रखा, ये हो गया स्टेडी ग्रोथ रेट। डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट क्या होता कि 500 से छठे साल की फिगर तक आना है, 6% बढ़ा लें, फिर अगले साल तक आना है, अब 6 की बजाय 4% बढ़ा लें, अगले साल बना 4 की बजाय 3 कर लें, ये डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट है। लेकिन अगर कंपनी कहे नहीं इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट लेंगे, मर्जी है उनकी, ले लें। बात है कि कंपनी कितना कॉन्फिडेंट है फ्यूचर एस्टिमेशन के बारे में। ये पेज 3 के एंड पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये हमेशा आपको बताया हुआ कि इंक्रीजिंग रेट है या डिक्लाइनिंग रेट है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट मतलब कोई ऑप्शन चेंज हो गया था? जो बताया होगा वही करना होगा। ठीक है जी। तो अब फ्यूचर कैश फ्लोज के पॉइंट 1, 2, 3 बता दिए मैंने, और अब हम पेज 4 पे आ गए हुए हैं। ये सारे याद रखने हैं, सवाल करते हुए याद रखने हैं, ये सारे रूल्स हैं, याद रखने हैं आपने।
अब आईएएस अगर पेपर में लेके भी गए होंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि वहां बैठ के पढ़ें, तो ये आपने याद रखने हैं सारे। सर इसमें आपने कहा था आईएएस 16 आप दोबारा नहीं पढ़ेंगे, सर उसमें एक रिवैल्यूएशन तो आपको आता है, सर फेयर वैल्यू तो एडजस्टमेंट आती है आपको सारी रिवैल्यूएशन आती है। इस मिसाल पे वापस आते हैं। हम लोग वो एसेट जो 3 साल यूज हो चुका और उसने 5 साल और यूज होना है, वैल्यू इन यूज क्या है कि ये एसेट अगर यूज हुआ तो कितना कैश कमाएगा, ये वैल्यू इन यूज है। 2020 जून से पहले पहले हमने इस मशीन को यूज करके गुड्स बना ली थी और उनको बेच दिया हुआ था, लेकिन अभी कैश नहीं मिला था, अभी वो कैश रिसीवेबल था, डेटर्स थे। दोबारा सुनिए, अगर ये एक मशीन है तो एक प्रोडक्शन मशीन है, इससे हम चीजें बनाते हैं, गुड्स बनाते हैं, तो इस मशीन से कैश इनफ्लो क्या होता होगा, जो गुड्स सेल होने से पैसा आता होगा। 30 जून 20 से जस्ट पहले 2 4 5 10 15 दिन पहले हमने इस मशीन को यूज करके गुड्स बना ली थी, बेच दी थी, लेकिन उधार पे बेची थी, और जो पैसा डेटर से आएगा वो अभी अगले साल जुलाई में अगस्त में कहीं आएगा, तो वो पैसा अभी आना है। तो वो जो जुलाई अगस्त में पैसा आना है फ्यूचर, इस मशीन की वैल्यू इन यूज निकालते हुए उस आने वाले पैसे को कंसिडर किया जाएगा, क्यों नहीं? सर क्योंकि वो फ्यूचर में नहीं होगी, पहले बेच चुकी है। वो पैसा बेशक फ्यूचर में आना है, लेकिन वो पैसा तब आएगा कि अगर मशीन को मजीद इस्तेमाल किया तो। नहीं, मशीन को पहले यूज कर चुके थे, गुड्स बना चुके थे, वो जो पैसा फ्यूचर में आना है वो तो अब डेटर से आना है, वो डेटर जो ऑलरेडी हमारी बैलेंस शीट में आ रहे हैं। इस मशीन को यूज करने का पैसा नहीं है, ये तो मशीन यूज हो चुकी थी। वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो एसेट हम अब से ऑनवर्ड यूज करेंगे तो जो कैश आएगा वो वैल्यू यूज है, जो कर चुके वो कर चुके, वो तो पैसा आ ही जाना है। वैल्यू यूज का कॉन्सेप्ट क्या है कि मशीन को अब से ऑनवर्ड अगर यूज किया तो जो पैसा आएगा वो फ्यूचर कैश फ्लोज में कवर होगा। इसी तरह से हमने इस मशीन को अगर इस्तेमाल किया तो कैश आउटफ्लोज क्या क्या होंगे, जो लेबर को खर्चा देना होगा, जो मटेरियल के सप्लायर्स को पैसे देने होंगे, वो आउटफ्लोज हैं। क्योंकि इनफ्लोज क्या है, जो इससे गुड्स बन के बिकेंगी उनसे कैश आएगा, तो आउटफ्लोज क्या है, जो गुड्स बनाने का खर्चा होगा। जून में हम लेबर से काम ले चुके, मशीन से प्रोडक्शन हो चुकी, लेकिन लेबर को पैसा जुलाई में देना है जाके, तो वो जो लेबर को फ्यूचर में पैसा देना है, फ्यूचर कैश फ्लो है, तो वो इस मशीन की वैल्यू यूज निकालने में कंसिडर होगा नहीं, क्योंकि वो पैसा बेशक फ्यूचर में देना है, लेकिन किस काम का पैसा देना है, जो लिया जा चुका। अब से ऑनवर्ड अगर मशीन बंद भी कर दें तो वो जो लेबर से काम लिया जा चुका था उसके पैसे हैं जो जुलाई में देने। पेज नंबर 4 पे पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें। पढ़ लिया? तो मैंने पॉइंट 4 समझाया आपको कि अगर हमने इसके फ्यूचर कैश फ्लोज एस्टीमेट करने हैं तो उसमें शामिल नहीं करना, डू नॉट इंक्लूड। क्या शामिल नहीं करना? जो ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड एसेट्स हैं, यानी जो हम इस मशीन से गुड्स बना चुके थे, बेच चुके थे, जो डेटर बना चुके थे,
अब उन डेटर से जो कल को पैसा आएगा वो डेटर से आने वाला पैसा होगा, इस मशीन के यूज से आने वाला पैसा नहीं होगा। इसी तरह हमने जो वर्कर से काम ले लिया था पास्ट में, अब बेशक उनको पैसे अगले महीने देने हैं, लेकिन वो तो काम लिया जा चुका हुआ है, जबकि हमने फ्यूचर कैश फ्लोज में वो कैश फ्लो लेने हैं जिसका ताल्लुक है कि मशीन को अब यूज करेंगे तो क्या होगा। ये पॉइंट 4 था। ठीक है, समझ आ रहा है ना। पॉइंट नंबर 5 समझाता हूं। ये जो इस वक्त सामने लिखा हुआ है, ये एक मशीन है, 3 साल लाइफ गुजर चुकी हुई है और इसको भी हमने 5 साल और यूज करना है। हमारा इरादा है कि जब इस मशीन को 4 साल गुजर जाएंगे ना ऑनवर्ड, तो हम इसके ऊपर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे 100 मिलियन का। इरादा है हमारा, उससे इस मशीन में इंप्रूवमेंट आ जाएगी और ये मशीन 3 साल और निकाल जाएगी, प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाएगी। दोबारा सुनिए, हमारे पास एक मशीन है जो 3 साल पुरानी है, ईयर एंड पे उसकी बुक वैल्यू इतनी है और अभी उसकी रिमेनिंग लाइफ, जो इस मशीन की अभी हैसियत है, जो अभी औकात है, इसकी रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। हमारा इरादा है कि जब 4 साल गुजर जाएंगे, यानी 1 साल रह जाएगा, तो हम इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, इस पे खर्चा करेंगे, उससे इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी, एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, लाइफ बढ़ जाएगी और इससे ये 3 साल और निकाल जाएगी। इस मशीन की वैल्यू इन यूज निकालते हुए ये लाल वाला फ्यूचर कंसिडर करना है या सिर्फ नीला वाला? नीला। लाल वाला क्यों? क्योंकि मशीन जिस प्रोडक्शन कैपेसिटी की हैसियत अभी रखती है, जो मशीन की अभी औकात है, ये उस मशीन की बुक वैल्यू है। तो फेयर कंपैरिजन तभी है कि जब इस कंडीशन में देखा जाए कि ये कितना कमा देगी, तो ये तो 5 साल तक चलेगी बस। जब ये खर्चा होगा तब देखा जाएगा। अभी इस वक्त जो मशीन की हैसियत है, वो मशीन इस 5 साल तक कमा के देगी हमें। तो इसका फ्यूचर कैश फ्लो में हमें इस नीले वाले 5 साल को देखना। जैसे आर्टिकल कंप्लीट करके आप एक जॉब के लिए जाएं और वो एम्प्लॉयर सोच रहा है आपको कितनी तनख्वाह दे। अभी आपने आर्टिकल्स किए हैं, सीए नहीं किया, अब वो सोच रहा है कि अच्छा इससे मैं इतना फ़ायदा ले लूँगा, ये मेरे लिए इतने फ़ायदे का है, इतना मुझे कमा के देगा, तो मैं इतनी तनख्वाह दे देता हूँ। अब आप उससे कहें कि सर मैंने 4 साल बाद सीए कर लेना है और जब मैंने सीए कर लेना है फिर मैं आपको इतने इतने कमा के दूंगा, तो आप मुझे उन सबको सामने रख के तनख्वाह देना। कहेगा बेटा जब सीए करेगा तो बताना, जब ये इंप्रूवमेंट होगी तो बताना, अभी जो औकात है उसके मुताबिक हम फ्यूचर बेनिफिट्स कैलकुलेट करेंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमें इस मशीन को 5 साल भी चलाने के लिए दरमियान में कुछ पार्ट रिप्लेसमेंट्स करनी पड़े, और ऐसा होता है कि पार्ट रिप्लेसमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर होती हैं, I-16 के मुताबिक होती हैं। उनको नहीं मना किया, यानी अब ये जो नीले वाला लिखा हुआ है, ये मशीन 5 साल चलनी है, ये उसकी लाइफ हमने 8 साल एस्टीमेट ही इस बेस पे की थी, डेप्रिसिएशन ही इस बेस पे चार्ज करनी शुरू की थी कि ये 2-2 साल के बाद या 3-3 साल के बाद इसके फलाने फिल्टर फलानी चीज़ रिप्लेस करनी हुआ करेगी, और वो पार्ट रिप्लेसमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकती है, तो वो वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है। दोबारा सुने, अगर इसको रिमेनिंग लाइफ जो पहले ही हमने इसको एसेट बनाते हुए एस्टीमेट की हुई थी, वो पूरी करने के लिए जो जो जरूरी खर्चे करने पड़ेंगे, मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, ओवरहॉलिंग है, और हो सकता है इसके कोई छोटे मोटे पार्ट्स भी रिप्लेस करने पड़े, वो होंगे कैश फ्लो में कंसिडर। मना कौन से किए? वो जो फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स लानी है, ये मना है। ये लाल वाली लाइन मना है, ब्लू ठीक है। सर इसको यूज
सोच सकते हैं कि वो पार्ट जिनसे लाइफ पे फर्क ना पड़े, जो उसकी टोटल लाइफ वो पूरी करने के लिए। हाँ जी, कह सकते हैं, उनको रखना है शामिल। ये मैंने आपको जो समझाया है ना, इसकी अंग्रेजी पढ़ लें इससे पहले कि दिमाग से निकल जाए। आपने करना यह है कि पॉइंट 5 की पहली लाइन पढ़ें और ए ना पढ़ें, बी पढ़ें और बी के नीचे जो डब्बा है वो भी पढ़ लें। 5 की पहली लाइन पढ़ें, पहली 1.5 लाइन, पौने 2 लाइन। ए मत पढ़ें, बी पढ़ें और उसके नीचे जो नीचे डब्बा बना है वो भी पढ़ लें। पॉइंट बी में दूसरा पॉइंट जब एग्जांपल बता दें। पॉइंट बी के अंदर जो डब्बा बना हुआ है, उस डब्बे के अंदर जो बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं, पहला बुलेट पॉइंट तो मैंने भी बता दिया। दूसरे बुलेट पॉइंट का मतलब ये है कि अभी एक प्लांट अंडर कंस्ट्रक्शन है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट है, उस पर काम हो, 1.5 साल हो गया उस पर काम हो रहा है, ईयर एंड तक ये उसकी बुक वैल्यू है, और अभी इस पे और काम चल रहा है। 2 साल और काम चलेगा, फिर ये प्लांट कमाना शुरू करेगा। ये प्लांट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी वर्किंग कंडीशन में नहीं आया है, 2-3 साल लगेंगे इसको कंस्ट्रक्ट होने में। हम यहां खड़े हैं तो इसमें भी तो इम्पेयरमेंट टेस्ट हो सकता है ना। 2 साल और लगेंगे इसी कंस्ट्रक्शन पूरी होने में। जब 2 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर ये 10 साल कमा के देगा। तो वो जो अगले 10 साल की कमाई होगी, तो ये 2 साल कंप्लीट होगा तो 10 साल की कमाई होगी ना। तो क्या हम ये कहें कि जी चूंकि इस 2 साल में इसमें मजीद कैपिटलाइजेशन होनी है, मजीद इंप्रूव होना है, तो ये सारी लाइन गायब कर दें? नहीं, अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस है तो फिर उसको पूरा होना चाहिए। ये अभी तो बेनिफिट देने की कंडीशन में ही नहीं है ना, ये तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, इस बेचारे ने क्या बेनिफिट देने। तो अगर इस अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट की वैल्यू यूज निकालना चाहते हैं तो इसको पूरा भी होना है, तो पूरा होने में जो सारे कैश आउटफ्लोज होंगे वो भी कंसिडर होंगे, और उसके बाद जो कमा के देगा वो जो कैश फ्लोज होंगे वो भी कंसिडर होंगे। ये पॉइंट नंबर 5B के डब्बे में दूसरा बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है। अभी आपने कहा कि उसको भी 2 साल लगेंगे कंप्लीट होने में। जी जी, उसके बाद वो 10 साल और चल, जी बिल्कुल, फिर वो 10 साल चलेगा। 10 साल में कैश फ्लो काउंट करेंगे, वो भी लेने हैं, और ये जो 2 सालों में और कैपिटल आउटफ्लो होना है ये भी लेने हैं, फिर इन सब नेट की पीवी निकलनी है। एक प्लांट में मशीनरी है, 3 साल गुजर चुके हुए हैं और हम 30 जून 20 पे खड़े हैं। 30 जून 20 पे हम लोग खड़े हुए हैं। पांच साल इसकी लाइफ बाकी है। अब ये 5 साल इस्तेमाल होगा तो कैश कमा के देगा। हो सकता है कि हमने डिसीजन कर लिया हो और लोगों को ऐलान भी कर दिया हो कि हम ये फैक्ट्री 3 साल में बंद करने वाले हैं, बस हम ये 3 साल में फैक्ट्री बंद कर देंगे। इस डिसीजन को कहते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, और ये IAS 37 में फॉल करता है। तो अगर एक प्लांट जिसकी लाइफ बेशक 5 साल थी, लेकिन अगर हमने अभी ईयर एंड तक
इरादा करके लोगों को ऐलान भी कर दिया कि हम बस बंद करने वाले हैं फैक्ट्री, तो ये रीस्ट्रक्चरिंग हो गई। अब जब हमें पता है हमने 3 साल में फैक्ट्री बंद कर देनी है, तो कैश फ्लोस कब तक के लेंगे? 3 साल वाले। ये 5A में लिखा हुआ, सॉरी दोबारा। अगर हमने बस सिर्फ दिल में इरादा सोचा है कि 3 साल बाद हम बंद कर दें, शायद अभी लोगों को ऐलान नहीं किया, तो फिर रीस्ट्रक्चरिंग वाली कंडीशंस पूरी नहीं हुई। अगर बस सिर्फ खुद ही सोच के बैठे हुए हैं कि 3 साल बाद हम शायद बंद कर दें, लोगों को नहीं बताया, यानी एंटिटी इस रीस्ट्रक्चरिंग से अभी कमिटेड नहीं है, तो बस ठीक है, फिर 5 साल के कैश फ्लोज होंगे। हाँ, एक बार कमिटेड हो गए फिर 3 साल, लेकिन अगर कमिटेड नहीं है, बस वैसे ही खुद सोचा है कि 3 साल बाद हम फैक्ट्री बंद कर देंगे, तो इस 3 साल बाद बंद करने की सोच को इग्नोर करें, वैल्यू इन यूज 5 साल की ही निकलेगी। ये ए में लिखा हुआ है। ये तो अभी हमने सोचा है सर, अगर एक्सटर्नल पैटर्न कोई लॉ आ गया कि फैक्ट्री बंद हो, अभी तो नहीं आया ना, वैसे तो वो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, रीस्ट्रक्चरिंग होती है प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। तो लॉ का ये बंद करो तो वो रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होती। ये मैंने आपको सारा पॉइंट नंबर 5 समझा दिया। अगर ये मशीन लोन लेके खरीदी हुई है और लोन की रीपेमेंट्स चल रही हैं, तो लोन वापस करना भी एक आउटफ्लो है। तो क्या वो आउटफ्लो इसलिए है कि मशीन यूज करेंगे तो आउटफ्लो होगा? वो तो लोन लिया, आउटफ्लो तो होगा ही होगा। तो इसलिए अगर इस प्लांट से रिलेटेड कोई फाइनेंसिंग कैश फ्लो है, यानी लोन वापस हो रहा है, वो नहीं आता फ्यूचर कैश फ्लोज में। वो कैश फ्लो थोड़ी है कि एसेट इस्तेमाल करेंगे तो होगा, वो तो किस्तें देनी देनी है। तो अगर हमने कोई लोन रीपेमेंट करनी है तो वो फाइनेंसिंग, वो फ्यूचर कैश फ्लोज में कंसिडर नहीं होगा एज एन आउटफ्लो। इसी तरह जो प्रोजेक्ट कमा के देगा, जो एसेट कमा के देगा, बिजनेस के हिसाब से देखा जाए तो वो एक प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट पे टैक्स लगेगा, तो वो जो इनकम टैक्स लगेगा वो बिजनेस पे लग रहा होगा। तो हम एसेट से आने वाले कैश फ्लोज में वो इनकम टैक्स इग्नोर रखेंगे। तो ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 6 समझा दिया। ठीक है, और लास्ट ये है कि अगर जो मशीन है, इससे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक्सपोर्ट होता है, तो फिर इस एसेट के कैश इनफ्लोज फॉरेन करेंसी हो गए ना। फिर तो हम करेंगे ये कि हम उन फॉरेन कैश फ्लोज, मतलब डॉलर है, उसकी डिस्काउंटिंग कर लेंगे। जो आंसर निकलेगा वो भी होगा तो डॉलर में ही, लेकिन हम रुपीज़ में हैं, तो फिर हम उस डॉलर वैल्यू यूज को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। किस दिन का एक्सचेंज रेट लगा के? जिस दिन इम्पेयरमेंट टेस्टिंग कर रहे हैं। ये पॉइंट नंबर 7 पढ़ लें। पहले प्रेजेंट रेट में डॉलर के हिसाब से मतलब निकालेंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे जी, फिर यार पहले रुपीस में कन्वर्ट करके। नहीं, आईएसए कह रहा है कि आर एस्टिमेटेड इन द करेंसी इन विच दे विल बी जनरेटेड एंड देन डिस्काउंटेड
using a discount appropriate for that currency. अब an entity translate the present value using the spot exchange rate. कब का? At the date of value in use calculation. तो पहले डिस्काउंटिंग होगी, उसके बाद कन्वर्जन होगी. कैश फ्लोज के बारे में यही पॉइंट्स थे. डिस्काउंट रेट के बारे में ये एक प्री टैक्स रेट होता है. डिस्काउंट रेट ना असल में मेजर कर रहा होता है रिस्क्स को. रिस्क के अलावा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी मेजर कर रहा होता है. ये बीएफडी का टॉपिक है कि डिस्काउंट रेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है. ये बीएफडी में होगा. वैसे कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्काउंट रेट ऐसा डिस्काउंट रेट होता है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो. यानी अगर किसी मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसका पैसा बहुत कमज़ोर हो रहा है. तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, इसका मतलब वैल्यू ऑफ मनी बड़ी तेज़ी से गिर रही है. तो डिस्काउंट रेट ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है. और अगर बहुत रिस्क है, रिस्क से मुराद ये है कि पता नहीं 5 साल चलेगा भी कि नहीं चलेगा, पता नहीं हम जो सोच रहे हैं 3 लाख हर साल कमाएगा, क्या पता वो 1.5 लाख पे बस हो जाए. तो रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी. तो अगर हमारे कैश फ्लोज वगैरह में या एसेट में रिस्क इन्वॉल्व है तो डिस्काउंट रेट उसको भी इनकॉर्पोरेट करेगा. कैसे इनकॉर्पोरेट करेगा? अगर बहुत रिस्की कैश फ्लोज हैं तो हम डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगे. रिस्क से मुराद है कि पता नहीं इतना कैश आए कि ना आए, आ तो जाएगा लेकिन पता नहीं आए कि ना आए. ये रिस्की कैश फ्लोज होते हैं. तो अगर एसेट से रिलेटेड रिस्क है तो वैल्यू यूज निकालते हुए डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगे. क्या फायदा होगा उससे? प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, हम ज्यादा लॉस अभी रिकॉर्ड कर लेंगे. तो डिस्काउंट रेट रिफ्लेक्ट कर रहा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को और जो रिस्क हैं उनको. प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आइए और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 निकालें. ये FAR2 का एक सवाल है और अच्छा सवाल है. मैं आप लोगों ने किया होगा, अगर आपको साल 1.5 साल के अंदर अंदर आपने 2 साल में कैफ पढ़ा है तो ये किया होगा सवाल आपने, और थोड़ा बहुत मेमोरी में होगा. बहरहाल चले देख लेते हैं. पढ़िए सवाल.
ये उसके लिए बाय है ना, वो बंदा कह रहा है कि मैंने खरीदना है तो ये पैसे दूंगा आपको। पढ़ लिया रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा ये आपको ना ये जितना बताया अभी तक उसकी रिवीजन के लिए सवाल है। ये सीफैब लेवल का हरगिज़ नहीं है, ये FAR 2 का सवाल है। लेकिन आप भी चूंकि भी FAR 2 से आस्ता आस्ता बड़े हो रहे हैं तो इसलिए FAR 2 का सवाल है दाढ़ गीली करने के लिए। इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है 30 जून 18 पे खड़े होके। 18 पे कि 19 पे? 18 पे। रिक्वायरमेंट में भी 18 ही लिखा हुआ। वैल्यू इन यूज निकाल लेते हैं और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकाल लेते हैं और उन दोनों में से जो हायर है वो रिकवरेबल है। वैल्यू इन यूज निकालते हैं। अब हम 18 पे खड़े हैं और 3 साल बाकी हैं, 1 साल 2 साल और 3 साल। फ्यूचर कैश फ्लोज। अब फ्यूचर कैश फ्लोज क्या क्या होंगे? एक तो हम इसको इस्तेमाल करके जो गुड्स बनाएंगे और बेचेंगे, इन फ्लोज फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ द प्लांट। क्या मतलब? वो जो हमने प्लांट को इंप्रूव कर देना है उसको छोड़ के जो अभी हालत है प्लांट की उससे हम हर साल कितना कमाएंगे, हर साल नहीं सॉरी 2019 में कितना कमाएंगे, कितना कमाएंगे? ये जो सेल है नेट सेल 250, ये सब रुपीस मिलियन है। अच्छा 19 में तो 250 होगा, 20 में भी इतना ही होगा, 21 में भी उतना ही होगा? नहीं, ये 15% कम होता जाएगा। टेबल के नीचे लिखा हुआ है कैश फ्लोज 15% कम होते जाएंगे। तो अगर 2020 निकालना है इसके लिए ना एग्जाम में ये काफी है। अगर आप कहें लास्ट ईयर इंटू 0.5, लास्ट ईयर LY इंटू 0.5 यानी पिछले साल की फिगर इंटू 0.85 करेंगे तो अगले साल की फिगर बन जाएगी। तो 250 को 0.85 करें तो 212.5, इसको 0.85 करें 63 चले। ये हम प्रोडक्ट बेच के कमाएंगे? नहीं यार, तो 15% कम ही किया है ना आपने। अच्छा हाँ सॉरी एक चीज मिस हो गई मुझसे। या तो हर कैश फ्लो को अलग अलग कम कर लें या एक ही बार 19 का कैश फ्लो निकाल लें और फिर उस नेट को कम कर लें। चलें खैर है, मैंने कर लिया तो खैर है, ऐसे कर लेते हैं। अदरवाइज जैसे सोल्यूशन में हुआ है ना वैसे भी कर सकते हैं। और क्या क्या कैश फ्लो है टेबल में देखिए, और क्या कैश फ्लो है? 25 क्या है? तो ये आउटफ्लो होगा ना हमारा। अच्छा ये सारा कुछ जो टेबल में दिया हुआ ना ये 1 साल का है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ये 2019 की इंफॉर्मेशन है, तो ये 1 साल की चीज है। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो हमारा आउटफ्लो होगा। ऑपरेशनल कॉस्ट कितना है? 25। और अगले सालों में ये लास्ट ईयर इंटू 0.85 होता जाएगा। 21.25 18.06। डेप्रिसिएशन कैश फ्लो नहीं है। एक्सपेंसेस टू बी पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पुरानी लायबिलिटी, तो इसको नहीं, जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज एसेट लायबिलिटी का कैश जो फ्यूचर में आएगा वो नहीं होगा फ्यूचर कैश फ्लो। ये वो है जो अभी आपको मैंने 0.4 में सिखाया था। अच्छा जी आगे क्या है? कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्लांट्स कैपेसिटी, यानी फ्यूचर हमने इसको
इम्प्रूव कर देना है, इसको लिखें तो ना ही इसको लिखेंगे ना इसकी वजह से जो अगली लाइन है उसको लिखेंगे। हमने इस फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी नहीं लिखना और उसकी वजह से जो फायदा आना है उसको भी नहीं लिखना। इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, फाइनेंसिंग कैश फ्लोज नहीं लिखने, अपग्रेड वाले को भी नहीं करेंगे। नहीं ना, तो फ्यूचर इंप्रूवमेंट है। इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग कैश फ्लो नहीं करेंगे। मेंटेनेंस, हाँ मेंटेनेंस तो है, कितनी है 2019 में? सर 15। और उसके बाद इसको 12.75 कितनी 12.75 10.84। और टैक्स पेमेंट है प्रॉफिट्स के ऊपर, यानी इनकम टैक्स है, इसको भी इग्नोर करना है। और उसके बाद टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि जो प्लांट की आरवी है 3 साल बाद, 3 साल बाद इधर ये 100 होगी। तो अब इनकी जब आप डिस्काउंटिंग करेंगे, डिस्काउंटिंग आपको आती है, आपने सी मैक पास किया हुआ है, डिस्काउंटिंग कर सकते हैं आप। इन सब का नेट कैश कर लेते हैं 210 178.5 7। ये नेट कैश फ्लोज बन गए। ये मैंने क्या किया, वो लाइन ऊपर नीचे हो गई असल में। ये आरवी के सामने 100 है और वो टोटल इसके नीचे थे, क्या था? अब इनकी करेंगे आप डिस्काउंटिंग, जो आंसर आएगा वो होगी वैल्यू इन यूज। और बाकी इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सिंपल सी है, 570 उसने कहा है, मैं इतने की खरीदने को तैयार हूँ। कॉस्ट टू सेल पे डिलीवरी कॉस्ट बिल्कुल कॉस्ट टू सेल है, लीगल कॉस्ट बिल्कुल कॉस्ट टू सेल है, कॉस्ट टू रीऑर्गेनाइज द प्रोडक्शन प्रोसेस आफ्टर डिस्पोजल ऑफ प्लांट नहीं, ये नहीं है। ये नोट्स में लिखा, साफ साफ लिखा भी हुआ है, सेंटेंस भी वहाँ लिखा हुआ है। तो ये आईएएस ले जाने का फायदा हो, वैसे तो आप याद कर लें सारा कुछ, लेकिन आईएएस ले जाने का फायदा है। अब ये बिल्कुल यही लाइन सवाल में आईएएस में लिखी हुई है कि ये नहीं है कॉस्ट टू सेल, तो 50 मिलियन नहीं है, लेकिन बाकी कॉस्ट टू सेल है। तो आप टैग लगा के रखिए ना। वैसे आपने सारा कुछ याद करके जाना, ये जो नोट्स दिए हैं याद करने। ये तो आपको लगेगा अच्छा ये मुझे याद नहीं आ रहा, ये कहीं लिखा होगा, उसके लिए पेज खोल लें। चलें जी, इसको यहीं एंड करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अगली क्लास में इससे आगे चलूंगा। और ये अभी तक जितना पढ़ा ये सारा FAR 2 FAR 1 लेवल था। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।